हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पूरक और समपूरक कोणों को लेकर के। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को कोण और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन कराया था। उसमें बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई थी और आप सबको बताया था कि हमारे जो कोणों के प्रकार होते हैं, आप लोगों ने देखा कि जब किसी भुजा पर कोई दूसरी भुजा अध्यारोपित होती है उस समय कोण 0 अंश होता है, और उसके बाद आप इसको बढ़ाते चले जाएं तो ये सारे कोण अभी कैसे दिख रहे हैं आपको। ये न्यून कोण है, अभी भी ये न्यून कोण है, अभी भी न्यून कोण है, अभी भी न्यून कोण है। और जब इस पर कोई भी दूसरी भुजा सीधी खड़ी हो जाती है, जब कोण 90 अंश हो जाता है तो देख सकते हैं ये समकोण हो जाता है। यहाँ पर न्यून कोण था, यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। और ये जब पूरी तरह से इस भुजा पर दूसरी भुजा खड़ी हो जाती है तब कैसा कोण हो जाता है, ये समकोण हो जाता है। और अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें, इस आधार भुजा के सापेक्ष कोई एक ये भुजा लें तो हम देख रहे हैं 90 अंश से ऊपर हो गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण है। ये भी क्या है, 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 अधिक कोण है। आप देख सकते हैं ये सारे कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारे कोण क्या हैं, अधिक कोण में आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये 90 अंश से अधिक हैं और 180 अंश से कम है। और जब आप देखते हैं कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो पूरा एक कोण बनता है ये कहलाता है 180 अंश। फिर उसके बाद हम देखें इस कोण की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर इतना जो हमारा चाप है, ये आप देख सकते हैं 180 अंश से अधिक कोण बन रहा है। इसलिए इस कोण को हम लोग क्या नाम देंगे, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो 180 अंश के ऊपर का जो कोण होता है वो बृहत् कोण कहलाता है। फिर इस तरह से और देखें, यहाँ पर भी अभी ये बृहत् कोण है, अभी भी बृहत् कोण है, अभी भी बृहत् कोण है। और जब देखते हैं कि जब पुनः एक भुजा दूसरी भुजा पर फिर से पूरा आप देखें एंटी क्लॉकवाइज जा करके अध्यारोपित हो जाती है, उस दिशा में कोण कितना हो जाता है, 360 अंश। ये तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कोणों के प्रकार, और आप उनकी बीच की जो रेफरेंस रेंजेस हैं उनको देख करके आप ये बता सकते हैं वो किस प्रकार का कोण होगा। ये भी आप लोगों के बीच में हमने चर्चा की थी। जैसे मान लिया कोई हमारा ये कोण है और हमें इस कोण के बारे में पता करना है तो बड़ा आसान होता है। हमने बताया था कि आप इसकी कोई भी विपरीत भुजा देख लें, इस भुजा की विपरीत भुजा इधर देखने में आ रही है, और आप देखें तो ये भुजा और ये भुजा, ये पूरा एक कोण खुद ही 180 अंश हो गया, और बाद में इतना कोण और एक्स्ट्रा है, तो निश्चित रूप से 180 अंश कोण से बड़ा है, तो कैसा हो जाएगा, ये बृहत् कोण हो जाएगा। और अगर हम मान लिया आधार इस तरह से ना लें, इस तरह से हमारे कोण की कभी बात आए, उस दशा में हम क्या करते हैं, उस दशा की भी हमने आपने व्याख्या की थी। आप चाहें तो इनमें से किसी को भी अपनी एक आधार रेखा मान सकते हैं। मान लिया ये हमारी आधार रेखा है या इस तरह की चीज, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं और हम इस कोण को जानना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी भुजा को आप थोड़ा सा डॉटेड आगे बढ़ाते रहिए इस तरह से। अगर आप देखें हम इस कोण को मांगना चाह रहे हैं, जो बाह्यतम कोण, इसको हम जानना चाह रहे हैं किस प्रकार का कोण होगा, तो आपने देखा इस भुजा की ठीक विपरीत भुजा ये हो गई, तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा 180 अंश कोण हो ही गया। उसके बाद 180 अंश से और ज्यादा तो कौन सा कोण हो जाएगा, बृहत् कोण हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में इन सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा की थी, और इसको अच्छे से आप अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप घड़ी, जो हमारी दीवाल घड़ी होती है, उस दीवाल घड़ी का आप सहारा लीजिए। जो हमारी घंटे वाली सुई है और जो हमारी मिनट वाली सुई है, उन दोनों सुइयों के बीच में जो बनने वाले कोण हैं उनके बीच का आप अध्ययन करेंगे, तो इनके प्रकारों में जाने का अध्ययन करेंगे तो और भी बातें आप सबको क्लियर हो जाएंगी। आज का लिए होमवर्क भी यही रहेगा कि आप घड़ी की जो दीवाल घड़ी होती है उनमें घंटे और सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, उनके बीच में कोणों के कौन से प्रकार आ रहे हैं आप उनका अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पूरक और समपूरक कोण को लेकर के। पूरक और समपूरक कोण को हम पढ़ें तो इससे पहले थोड़ी एक चीज़ और हम जान लें, क्या संलग्न भुजा या संलग्न कोण।
और रैखिक युग्म क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस पर आते हैं। रैखिक युग्म, इसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है और लीनियर पेयर है ये। अगर आप देखें, एक मैं चित्र बना रहा हूं समतल में, बिंदु ओ से कोई किरण OA, OB और OC जा रही है। इस प्रकार तीन भुजाएं OA, OB, OC हमको देखने में आ रही हैं। अगर हम देखें तो एक कोण हमारा ये AOB बन रहा है और दूसरा कोण हमारा BOC बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा, जब कोण AOB बना और जब कोण BOC बना, तो इन दोनों स्थितियों में आपने देखा कि बिंदु O दोनों के लिए शीर्ष जो है वो समान है। और इसी तरह एक उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में आ रही है, दोनों कोण बनने के लिए, वो कौन सी भुजा है, OB। तो जिसका कोई एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, तो ऐसे कोणों के युग्मों को हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न कोण। इनके जरिए जो कोण हमारे बनेंगे वो क्या, कौन से कोण बनेंगे, संलग्न कोण बनेंगे। फिर दूसरी बात आती है रैखिक युग्म की। आइए इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, आप देख सकते हैं हमारी तीन भुजाएं OA, OC और OB, यहां पर तीन अलग अलग भुजाएं आपको दिख रही होंगी। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। यहां पर जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कोण AOC बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, और आप देखेंगे कोण COB, एक ये भी कोण बन रहा है। निश्चित रूप से इन दोनों कोणों को बनने के लिए एक शीर्ष ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, साथ में एक भुजा भी ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। शीर्ष O और भुजा OC इन दोनों कोणों को बनाने के लिए उभयनिष्ठ भुजा के रूप में देखने में आ रही है। लेकिन साथ में आप एक और चीज देखेंगे, जब आप इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण AOC और कोण COB को, इस प्रकार कोण AOB और कोण AOC और प्लस कोण COB, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सदैव एक सा मिलेगा। आप किसी भी आकृति को खींच करके देखेंगे, जैसे मान लिया हमने एक दूसरी आकृति खींचती है, हमने इस बार ये कोण ले लिया इस तरह से, ये हमारा O है, ये P है, ये Q है और ये R है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, रैखिक युग्म को हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप ध्यान देंगे। आप इस कोण को चांदे की सहायता से मापिए पहले, और इस कोण को भी चांदे की सहायता से मापिए, एग्जैक्ट मापिएगा। फिर क्या करिए, आप इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, माप करके इस कोण को और इस कोण को जोड़ दीजिए। हमने एक दूसरा भी चित्र लिया, यहां पर भी आप क्या करिए, इस कोण को मापिए और इस कोण को भी मापिए, जो दोनों कोण बन रहे हैं इन दोनों कोणों को मापिए। आप चाहे कितने भी इस तरह के चित्र बनाते चले जाएं, आप हर बार एक कॉमन चीज देखेंगे और आपके में एक ही कॉमन रिजल्ट सबके में आ रहा होगा कि जब भी हमारा रैखिक युग्म बनता है तो उस दशा में जब कोई एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, और जब एक दूसरे की विपरीत भुजाएं हो जाती हैं, जैसे हम देखें यहाँ OA और OB, तो उस कंडीशन में ये कोण और ये कोण जो भी होगा उन दोनों का योगफल सदैव 180 अंशी आएगा। आप चाहें तो इस कोण को चांदे की सहायता से माप करके देखिए, कोण 1 को, कोण 2 को, यहां पर भी कोण 1 को, यहां पर भी कोण 2 को देखेंगे, कोण दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश आएगा। माप के देख सकते हैं, आप तुरंत मापिए। मैं अपनी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं इसको जज कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप स्वयं रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आप रिजल्ट को चेक करेंगे, आप हमेशा पाएंगे रैखिक युग्म में
जो हमारे कोण होते हैं दोनों कोणों का योगफल सदैव क्या आता है, 180 अंश आता है। अब अगली बात, अगली बात जिसको लेकर के हमें चर्चा करनी है, ये हमारा मेन टॉपिक है, पूरक और समपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक और समपूरक, तरह तरह के कंपटीशन में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि पूरक और समपूरक कोणों को लेकर के थोड़ी सी इसकी मैं भूमिका बनाना चाह रहा हूँ। आप प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने हिंदी में जब आप उल्टा पढ़ते हैं, जैसे कि विलोम शब्दों को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग पढ़ते होंगे मालिक का उल्टा जो है क्या है, नौकर। इस तरह से आदमी का उल्टा आप पढ़ते होंगे औरत है। देखा जाए नेचर में, नेचर के फैब्रिक में देखा जाए तो कोई भी चीज़ एक दूसरे की उल्टा नहीं है। हर चीज़ अगर आप समझने का प्रयास करें तो एक दूसरे की पूरक है, ये एक दूसरे का ताना बाना है। नेचर के फैब्रिक में कोई भी चीज़ एक दूसरे की उल्टा नहीं है। अगर आप सोचिए मालिक का उल्टा नौकर हो जाएगा तो नौकर को हमेशा बैड फीलिंग आती रहेगी। तो ये चीज़ें हिंदी के दृष्टिकोण में मुझे सही नहीं लगी। आप देखें तो कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे की पूरक इस नेचर में होती है। इस प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से मिलजुल कर काम होता है। तो हम पुरुष का भी उल्टा औरत नहीं कह सकते, पुरुष का पूरक होती है औरत, ना कि उसका उल्टा होती है। खैर, हम आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक में, मैथमेटिक्स में। अगर देखें तो पूरक और समपूरक कोणों के लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल आपके अपने दिमाग में रख लीजिए। दो टारगेट हैं, एक तो पूरक कोण को लेकर के है और दूसरा समपूरक कोण को लेकर के है। तो पहले हम बात करते हैं पूरक कोण। अब इसी को अगर आप देखें तो कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्या है कि इसमें हमारी थीम पहले से फिक्स होती है। पूरक कोण का मतलब किन्हीं दो कोणों का योगफल सदैव एक समकोण आए। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक तीसरा संलग्न कोण लगा दूं तो इस तरह से, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। किन्हीं भी दो कोणों का योगफल, अगर आप देख सकते हैं एक ये वाला कोण, एक अगर इसको, इस कोण को नाम 1 दे दें और इस कोण का नाम कोण 2 दे दें। अगर कोण 1 कोण 2 का योगफल अगर कितना आता है, 90 अंश आता है, एक समकोण आता है, तो उस दशा में आपके कोण क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। कैसे, इस चीज को हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। यहां पर फिक्स है, जब किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो आप कह सकते हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण हो जाते हैं। अर्थात 90 अंश के मान को पूरा करने के लिए जिस कोण की आवश्यकता होती है वो उसका पूरक कोण कहलाता है। आइए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा कोण दिया हुआ है 60 अंश। ये कोण हमारा 60 अंश दिया हुआ है, और अगर हम इस चीज को देखें, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 अंश को मान को पूरा करने के लिए और हमें कितने कोण की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर अभी 30 और हमें चलना है, 30 और चलना है, तभी हम 90 अंश के मान को पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब 60 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। 60 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश। आप देख सकते हैं ये कोण हमारा है 70 अंश, 75 अंश, और अगर हम कहें कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आप अपने टारगेट को मत भूलिए कि हमारा 90 अंश के मान को हमें पूर्ण करना है। तो 90 अंश के मान को पूर्ण करने के लिए अभी हम देखते हैं, 75 में 5 जोड़ दिया 80 और 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90। इस तरह से देखिए यहां पर जब 15 डिग्री कोण और होगा तो हम कह पाएंगे तभी हमारा टारगेट पूरा होगा। उस दशा में 75 अंश का जो पूरक कोण का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा। तो आप किसी भी का पूरक कोण आप निकालना चाहते हैं, जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण निकालना चाहते हैं, तुरंत आप उसको 90 से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और उसका पूरक कोण तुरंत निकल करके सामने आ जाएगा। दूसरी चीज होती है समपूरक कोण क्या होता है। यहां भी पहले से हमारी स्क्रिप्ट
बनी हुई है। जैसे वहां टारगेट किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश था, इसी प्रकार यहां पर भी हमारा टारगेट फिक्स है। यहां पर टारगेट क्या है, किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे हम कह दें ये कोण हमारा कोण एक का मान दिया हुआ है 50 डिग्री 50 अंश, और हम कह दें इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो मैंने बताया संपूरक कोण का मतलब है 180 डिग्री के मान को पूरा करने के लिए जिस कोण की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 50 डिग्री तक तो हम चले गए, शेष और कितना चले कि मान 180 अंश आ जाए। तो आप कहेंगे सर 130 डिग्री और हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा मान 180 अंश पूरा होगा। तो 50 डिग्री का क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा 130 डिग्री। 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो गया, 130 डिग्री। तो आपको जब भी संपूरक कोण निकालने के लिए कहा जाए तो 180 अंश से घटा लेंगे, और जब पूरक कोण को निकालने के लिए कहा जाए या कोटि पूरक कोण को निकालने के लिए कहा जाए तो आप 90 अंश से घटा करके मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो कोटि पूरक अर्थात पूरक कोण जो होता है उसको 90 अंश के मान को पूरा करने के लिए जिस कोण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसीलिए 90 अंश से हम उसको घटा लेते हैं, दिए हुए कोण से 90 अंश घटा लेते हैं, वो उसका पूरक कोण निकल आता है। तरह तरह के सवाल आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, कभी कभी थोड़ा सा अटपटा करने का प्रयास करता है, कहता है कि 20 डिग्री के पूरक का संपूरक कोण क्या होगा। 20 डिग्री के पूरक का संपूरक कोण क्या होगा। तो अगर देखें तो 20 डिग्री का पहले हम पूरक कोण निकाल लें, तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश मान प्राप्त करने के लिए कितना अंश और चाहिए, आप कहेंगे 70। तो इसका मतलब 20 डिग्री का पूरक कोण तो पहले 70 अंश निकल आया। अब उस 70 अंश जो निकल के आया है उसका संपूरक कोण क्या होगा, और हमारा टारगेट क्या है, 180 अंश है। 70 अंश हम पहुंच गए हैं, अब हमें कितना पहुंचने बच गया है, आप कहेंगे सर अभी हमें 110 डिग्री और रह गया है। अतः 20 डिग्री के पूरक का संपूरक कोण क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो इस तरह से आपने जाना 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया, 70 अंश, और जब कोण एक 70 अंश है, दूसरा 180 अंश के टारगेट को पूरा करने के लिए 110 अंश कोण की जरूरत पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा आपका 110 अंश आ जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे चाहे किसी प्रकार से फंसाने का आपका प्रयास करे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 150 डिग्री के संपूरक का पूरक कोण क्या होगा, तो पहले 150 डिग्री के पूरक कोण निकाल, संपूरक कोण निकाल लीजिए। तो 150 डिग्री का संपूरक कोण कितना आ जाएगा, 180 से घटा लेंगे, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री का हमें क्या निकालना है, पूरक कोण। तो 30 डिग्री का पूरक कोण यानी 90 अंश के टारगेट को हमें प्राप्त करने के लिए कितने अंश जोड़ पड़ेगा, आप कहेंगे 30 डिग्री में कितना जोड़ें कि 90 आ जाएगा, आप कहेंगे सर 60 अंश। तुरंत आपने उत्तर निकाल लिया। तो इस तरह के सवाल आपसे चाहे जितना भी आपको जो है बताने की कोशिश कीजिए, आप किसी भी तरह की समस्या में उलझने वाले नहीं हैं, आप आराम से सवाल को हल कर पाएंगे। अगर आप अवधारणा से कहीं भी दूर नहीं जा रहे हैं तो किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। अगली बात, कभी कभी इसमें सवाल पूछ देता है निम्नलिखित युग्मों में कौन से पूरक हैं और कौन से संपूरक हैं। जैसे कि तो बहुत सरल है, जब किन्हीं दो कोणों का योगफल क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। आप देखें तो इसका 90 अंश आ रहा है, 70 20 90, 60 30 90, और ये दोनों युग्म जो हैं पूरक कोण के हैं। बाकी आप देखें सभी में कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। ये कौन से कोण हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे।
तो आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको किसी भी तरह की समस्या होने वाली नहीं है। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। थैंक यू सो मच।